हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन की नई यूनिट जो कि है आपकी यूनिट नंबर 9, कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कंफर्ट के बारे में, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में एंड पेन के बारे में। ठीक है, तो कंफर्ट हमारा जो टॉपिक है वो पहला है, तो उसके बारे में हम पहले सबसे डिस्कस करेंगे। कंफर्ट नॉर्मली आप क्या समझते हो? कंफर्ट लाइक आप कंफर्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो कंफर्ट आप कह सकते हो कि कोई ऐसी स्टेट, या आप कह सकते हो आपका एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप बहुत मीन्स कहते हैं ना आराम में है, जिसमें आप हर चीज से फ्री ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट हो। आपके पास कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली। तो दैट इज कंफर्ट। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं कंफर्ट के। कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन और एंजाइटी। तो पहले डेफिनेशन में बताया गया है कि कंफर्ट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम फ्री होते हैं किसी भी टाइप के पेन से, डिस्कम्फर्ट से, लाइक आपके फिजिकल जो भी होते हैं डिस्कम्फर्ट, आपके कह सकते हो आपके बॉडी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, आपका एनवायरमेंटल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, टेंशन एंड एंजाइटी, किसी भी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सारी चीजों से हम फ्री है। एक ऐसा स्टेट है जिसमें इन सारी चीजों से हम फ्री, मीन्स आप कह सकते हो फ्री ऑफ माइंड है, या फ्री ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट जो आपके बॉडी पे है। ठीक है, लाइक आपके बॉडी, फिजिकल बॉडी पर कोई डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट नहीं है। दैट इज कंफर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन बात करते हैं। कंफर्ट इज डिफाइंड एज कंटेंटेड जो एंजॉयमेंट इन फिजिकल और मेंटल वेलबींग। इसमें क्या बताया गया है? कंटेंट मीन्स जो आप होल्ड करके रखना चाहते हो। कंफर्ट में इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप एक जो एंजॉयमेंट है ना, लाइक जो आपको लाइक होता है ना, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, तो आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हो। वो आपका फिजिकल हो सकता है एंड मेंटल वेलबींग, मीन दोनों टर्म्स पे हो सकता है। तो दैट इज योर कंफर्ट। फ्रीडम फ्रॉम पेन और एनी ट्रबल, मतलब किसी भी टाइप का ट्रबल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी काइंड ऑफ पेन प्रेजेंट नहीं है, किसी भी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट नहीं है। दैट इज कंफर्ट। ठीक है, मतलब आपका फिजिकल एंड मेंटल दोनों जो चीज है वो फ्री ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका टाइप्स ऑफ कंफर्ट। अब टाइप्स ऑफ कंफर्ट में क्या है कि आपके दो टाइप्स के कंफर्ट पे है, लाइक आपका जो फिजिकल कंफर्ट एंड मेंटल कंफर्ट। फिजिकल में जो आपके बॉडी स्टेट है वो आपकी डिस्कम्फर्ट से फ्री है। ठीक है, आपका किसी भी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट नहीं है। दैट इज फिजिकल कंफर्ट। एंड मेंटल आपका वही है कि आपके कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, आप फ्री ऑफ एंजाइटी है, फ्री ऑफ स्ट्रेस हो, फ्री ऑफ फियर हो। ठीक है, मीन्स आप कहते हो फ्री ऑफ माइंड हो। दैट इज मेंटल कंफर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें आपके जो भी कह सकते हो ना कंफर्ट, आपका जो भी स्टेट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप कह सकते हो अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपका लाइक पेन, अगर पेन प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स आप जो आपका जो भी कंफर्ट स्टेट था वो डिस्टर्ब होगा, हो सकता है वो डिस्कम्फर्ट में चेंज हो जाए। देन नेक्स्ट इज लैक इन मीटिंग ऑफ नीड्स। लैक ऑफ मीटिंग ऑफ नीड्स मतलब आपकी जो भी नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है, आपको पानी अवेलेबल नहीं है, अभी तक आप ठीक थे, लेकिन अब नाउ आपको प्यास लग रही है, आप थर्स्टी हो, लेकिन आपको पानी अवेलेबल नहीं है, आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो वहां पे आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। देन नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट। रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट मतलब आपकी जो भी मोबिलिटी है, आपकी जो भी मूवमेंट्स है उसमें कहीं रेस्ट्रिक्शन हो। लाइक होता ना कि अगर आपके लाइक आपके हाथ बांध दिए जाए तो वहां पे थोड़ी डिस्कम्फर्ट होगा ना कि आप काम नहीं कर पा रहे हो अपना। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में बहुत दोनों टेम्परेचर्स आते हैं, या तो बहुत ज्यादा ठंडा है या बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, दोनों, अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो भी आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे, और बहुत ज्यादा गर्म है तो भी आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। देन टू ब्राइट और डिम लाइट्स। टू ब्राइट्स और डिम लाइट्स का ये है कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो भी आपको विजन में प्रॉब्लम आएगी, और बहुत ज्यादा डिम लाइट है तो भी आपको विजन में प्रॉब्लम आएगी। देन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल पोजीशन कैसे? लाइक आप जो भी पोजीशन, लाइक अगर आप बेड सीटिंग है आपकी, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, व्हाटएवर, आप जो भी अपना डेली बेस पे आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें अगर आपकी पोजीशनिंग सही नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल ही फील कराएगी आपको। ठीक है, वो डिस्कम्फर्ट ही प्रोवाइड करेगी। देन नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स, लाइक बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है सराउंडिंग में। आपका एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके सोशल आपके आते हैं, लाइक आपका सोशल जो भी सराउंडिंग वो आपको प्लेजेंट नहीं है आपके लिए,
आपके लिए वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो सोशल एनवायरनमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स आपके एनवायरमेंटल बेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल बॉडी फंक्शन इनएडिक्वेसी, मतलब एक कह सकते हैं जो बॉडी का जो भी फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं इनएडिक्वेसी आ रही है। मतलब लाइक आप एग्जांपल तौर पे इनडाइजेशन देख लीजिए, ठीक है, लोगों को जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उनकी जो बॉडी जो भी फंक्शनिंग है वो डाइजेशन नहीं हो पा रहा, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो इनडाइजेशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील करते रहते हैं। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ऑफ कोर्स फीलिंग ऑफ, अगर आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, ठीक है, आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है। देन सेम एज फियर एंड एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें एक ही है कि आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच लाइक होता है ना कि आपके जो भी कंफर्ट स्टेट था उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आप कह सकते हो अफेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट डिस्कम्फर्ट में या अनकंफर्टेबल से स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बेड प्रिपेयर करते हो इन हॉस्पिटल, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आप कैंपस है, जिस भी वार्ड में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स बेड्स होते हैं अवेलेबल पेशेंट के एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे जो बेड होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम बेड मेकिंग कहते हैं। मतलब आप बेड कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कंडीशन के अकॉर्डिंग, या जो भी हमारा प्रोसेस है या जो भी कह सकते हो नीड है, प्रोसेस की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जब हम बेड को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बेड मेकिंग, ठीक है। तो बेड मेकिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो बेड मेकिंग इज अ सिस्टमिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग द एप्रोप्रिएट बेड बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट। मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन या वार्ड में जब आप पेशेंट की नीड के, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग बेड को एक सिस्टमिक वे से, एक एप्रोप्रिएट तरीके से, कह सकते हो प्रोसेस स्टेप से जब आप उसको प्रिपेयर करते हो प्रॉपरली, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, दैट इज बेड मेकिंग, ठीक है। तो बेड मेकिंग क्या है? सिस्टमिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग द एप्रोप्रिएट बेड बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। दूसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें है कि प्रोसेस ऑफ कीपिंग बेड क्लीन, नीट एंड टाइडी। ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेड को क्लीन रखते हैं, नीट रखते हैं, टाइडी रखते हैं, ठीक है। एंड कीप रेडी फॉर एडमिशन, ट्रांसफर, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट टू प्रमोट कंफर्ट फॉर द पेशेंट। ये चीजें मेन है जो आपको एक्चुअल में समझनी है कि जब हम बेड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, या आप कह सकते हो वो जो कंडीशन ऑफ पेशेंट हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या हो सकती है कि पेशेंट के एडमिशन के लिए हम बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, पेशेंट के ट्रांसफर के लिए बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, पेशेंट की एग्जामिनेशन लाइक आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके जर्नल एग्जामिनेशन, इन सारी चीजों के लिए कर रहे हैं, या अगर हम कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है, व्हाटएवर जो भी है आप उसके लिए बेड प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस पर्पस के लिए जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेड को, ये सारी चीजें आती हैं आपके पर्पस, मीन्स जो आपका कंडीशन ऑफ पेशेंट हमने बात करी, ये चारों चीजें आती हैं कि आप उसके लिए बेड प्रिपेयर कर रहे हो। और वहां पे मेन आपका जो कह सकते हो गोल है वो क्या है? प्रोवाइड कंफर्ट फॉर द पेशेंट। बेड क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं हम? जो भी हमारा प्रोसीजर हम उसके अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो, ठीक है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, वो कंफर्टेबल रहे। हम व्हाटएवर जो हम आपका कह सकते हो ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, या एग्जामिनेशन कर रहे हो, या फिर हम ट्रांसफर ही क्यों ना कर रहे हो, तो वहां पे क्या है कि पेशेंट को कंफर्ट हमारा क्या कहते हो प्रायोरिटी गोल है। दैट इज पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। अब बेड मेकिंग के क्या क्या पर्पस है, हम किन किन चीजों के फोकस रख के, किन किन चीजों को फोकस में रख के बेड मेकिंग करते हैं, या क्या क्या उनका पर्पस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोवाइड कंफर्ट फॉर द पेशेंट। जैसे हमने बताया कि हमारा जो बेसिक मेन गोल है प्रायोरिटी पे, वो है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है, जो आपकी बेड मेकिंग है उसके थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ लिनेंस। टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ लिनेंस का मतलब सॉइलिंग मीन्स गंदा होना, और लिनन मतलब जो आपके जो भी बेड पर आपके जो भी आर्टिकल्स होते हैं, आपके बेडशीट्स, आपके पिलोज, आपके ब्लैंकेट्स, जो भी चीजें बेड पर प्रेजेंट हैं, तो उनको गंदा होने से, मतलब कह सकते हो गंदे तो होते हैं ऑफ कोर्स, जब यूज होंगे तो गंदे होंगे, लेकिन जो होता है ना एक्सेसिव, लाइक अ पेशेंट है, वो नॉर्मल आप कह सकते हो पर्सन नहीं है, हेल्दी पर्सन नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट होंगे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके एलिमिनेशंस में प्रॉब्लम है, कोई सर्जिकल इंटर हुए हैं, अगर उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस हुए हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अगर लेबर के थ्रू जा रही हैं,
या उनका आफ्टर डिलीवरी है, जो पोस्ट जो भी होता है आपका पोस्ट नेटल टाइम, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके वुंड केयर है, ब्लीडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें आपके बेड क्या कहते हैं सॉइल होते हैं, मीन्स गंदे होते हैं। तो वहां पे हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं कि वो इतने ज्यादा गंदे ना हो कि हमें उनको डिस्पोज ही करना पड़े, या आप कह सकते हैं वो रीयूज में ना आए। ठीक है, तो हमें प्रिवेंट करना है फर्दर सॉइलिंग से। देन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ये मेजर चीज है कि हम बेड मेकिंग क्यों करते हैं, ताकि हम क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सके खुद को भी एंड पेशेंट को भी, या फिर जो उनके साथ अदर पर्सन जो उनके अटेंडर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी बचा सके क्रॉस इन्फेक्शन से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं वुंड से या आपके जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन हुए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को मीन्स उन एस्पेक्ट्स इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। ऑफ कोर्स हम हाइजीन एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए बेड मेकिंग करते हैं। लाइक आप कह सकते हो बेडशीट चेंज कर रहे हो, आप पिलो कवर्स चेंज कर रहे हो, ब्लैंकेट चेंज कर रहे हो, फिर उनको आप प्रॉपर वॉश कर रहे हो, डिसइंफेक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें क्यों करते हैं, ताकि आप क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेन रख सको, आप क्रॉस इन्फेक्शन ना होने दो। देन टू क्रिएट प्लीजिंग अपीयरेंस। ऑफ कोर्स हम बेड मेकिंग क्यों करते हैं, वो तो हम अपने घर में भी यही चीजें अप्लाई करते हैं ना, कि प्लीजिंग अपीयरेंस है, एक अच्छा लगे, कुछ लुक बना रहे उस एरिया का, ताकि हम जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो उस यूनिट का हमारा जो भी अपीयरेंस हो वो प्लीजिंग हो। ठीक है, देन टू प्रिवेंट बेड सोर्स, ये आपका भी फिर मेजर चीज है इन एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट, इन एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग केयर, कि आपका जो भी एक दूसरा गोल होगा कि पेशेंट को कोई भी कह सकते हो ना, बेड मेकिंग अगर आप अच्छे से अप्रोप्रिएटली नहीं करो तो बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे आप जब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अच्छे से बेड मेकिंग कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो बेड, तो वहां पे पेशेंट का बेड सोर होने का जो चांस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेड सोर्स आप जानते हैं, बेड सोर जो बेड में जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेड पर प्रेजेंट रहते हैं पेशेंट, लाइक आपके अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, आपके कोमा पेशेंट जो भी होते हैं, आपके फ्रैक्चर्ड पेशेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मीन्स कंडीशन जिसमें पेशेंट बेड रिडन होते हैं, तो उसमें उनको बेड सोर होने के चांसेस है ड्यू टू प्रेशर ऑफ बेड एंड जो भी सॉइल जो भी आपके लिनेंस प्रेजेंट है उनकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो वो चीजें आप प्रिवेंट करो जब आप बेड मेकिंग करोगे, चीजें प्रिपेयर एंड आप कह सकते हो इक्वल रखोगे, तो वहां पे वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज आपका टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। लाइक अगर आप बेड मेकिंग सही से नहीं कर रहे हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप मेडिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अब बेड मेकिंग आप कर नहीं रहे हो, मेडिकेशन में हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ग्लासेस, ठीक है, आपके निडल्स, आपके सिरिंजेस, ये सारी चीजें हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहां पे हो, कोई डेब्रिस हो, कोई आपका लाइक पेशेंट अगर आपके पेशेंट को कोई वुंड है तो उसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो रखी हो, या कह सकते हो कोई सॉइलिंग हो रखी हो बेड पर, तो इन सारी चीजों से क्या होगा, कहीं ना कहीं फर्दर एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा ना, इन्फेक्शन होगा या उसको इंजरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम बेड मेकिंग करते हैं। देन टू मेंटेन पोस्चर एंड बॉडी अलाइनमेंट, कुछ बेड मेकिंग इसलिए भी की जाती है ताकि आपके पेशेंट का जो भी बॉडी अलाइनमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, लाइक फ्रैक्चर पेशेंट में, ठीक है, आप होता ना कि एक बॉडी अलाइनमेंट आपको उस चीज पे उसके अकॉर्डिंगली रखना है, ठीक है, तो वहां पे उस पोस्चर को, उस बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग बेड मेकिंग करते हो। देन नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट इरिटेंट्स एंड डिस्पोज सॉइल्ड लिनेंस। टू एलिमिनेट इरिटेंट्स, जैसे हमने डेब्रिस की बात करी, कोई भी डेब्री है तो आप उसको हटा दो, मीन्स वो हट जाते हैं जब आप बेड मेकिंग करते हो। कोई भी गंदगी है, कोई भी पार्टिकल मीन्स कोई भी आर्टिकल अगर है, कोई भी काइंड ऑफ मटेरियल अगर बेड पे प्रेजेंट जब बेड मेकिंग करोगे तो चीजें एलिमिनेट होंगी। एंड जो सॉइल्ड लिनेंस है, जो हो सकता है गंदे हो गए हैं या जो हो सकता है इन यूज में थे और अब वो यूज करने लायक नहीं है, तो वो सारी चीजें आप डिस्पोज कर सकते हो। लाइक आपके मैकिंटोश हो गए, आपके अदर जो काइंड ऑफ आपने यूज की थी कवरिंग्स, तो वो सारी चीजें आप हटा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टू एनहांस रेस्ट एंड स्लीप। ऑफ कोर्स जब आप बेड मेकिंग अप्रोप्रिएटली करते हो तो पेशेंट भी एक कहते हो ना कि उसको भी एक कंफर्ट महसूस होता है और उसका जो रेस्ट एंड स्लीप का जो वो स्टेट है वो भी एनहांस होता है, मीन्स उसको भी आराम मिलता है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब बेड मेकिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास कि हम अपनी जो बेड मेकिंग है वो अप्रोप्रिएट सिस्टमिक वे से कर सकें। तो वो है सबसे पहले आपके पास बेड प्रेजेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स बेड मेकिंग के लिए आपके पास बेड होना चाहिए। देन विद मैट्रेस विद कवर, जो बेड पर आप मैट्रेस यूज करोगे उसके पास उसके अकॉर्डिंग उसके जैसा मींस लाइक
उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक कवर होना चाहिए मैट्रेस के लिए, ताकि मैट्रेस सॉइल ना हो। देन नेक्स्ट इज बॉटम शीट। बॉटम शीट, अच्छा ये सारी चीजें आपके कह सकते हो एक सीरीज में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखे। सबसे पहले आपका बेड है, देन आपका मैट्रेस विद कवर है, देन आपका बॉटम शीट है जो आप मैट्रेस के ऊपर बिछाते हैं। देन इज मैकिंटोश। मैकिंटोश आपका एक कह सकते हो एक रबर मटेरियल या आपका जो भी प्लास्टिक फाइबर मटेरियल एक शीट होता है, जिसमें वो आप कह सकते हैं एक वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, जिसमें आपका जो भी चीजें होता है लाइक आपके वेट होने के जो चांसेस होते हैं बेड पे, तो वो आपके मैट्रेस को बचाता है गीला होने से। लाइक ब्लड हो गया आपका, ठीक है, एलिमिनेशन, आपके यूरिनेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैकिंटोश वर्क करता है, जो भी सॉइलिंग हो रही है बेड की वो टॉप शीट तक ही रहे या बॉटम शीट तक ही रहे, वो मैट्रेस को सॉइल ना होने दे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ड्रॉ शीट आपका, ठीक है। ड्रॉ शीट में आपका क्या है कि मैकिंटोश के ऊपर हम बिछाते हैं ताकि अनकंफर्टेबल फील ना हो, एंड ड्रॉ शीट का भी बहुत सारा यूज है, ठीक है, उसके अपने फंक्शंस हैं। देन नेक्स्ट इज आपका टॉप शीट। इन सारी चीजों के फिर ऊपर आता है आपका टॉप शीट। टॉप शीट को हम बेड शीट भी कहते हैं, ठीक है। आप इन सारी इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप फिर बेडशीट लगाते हैं। देन नेक्स्ट इज आपका ब्लैंकेट, पिलो विद कवर, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती है। ब्लैंकेट आपके कंडीशन, आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, लाइक अगर कोल्ड वेदर है या फिर यूनिट में ठंडी है तो ब्लैंकेट अवेलेबल किया जाता है। पेशेंट को अगर ज्यादा कहीं आप कह सकते हैं ऐसी कंडीशन होती है लाइक कुछ पेशेंट को चिल्स आते हैं, तो इन सारी कंडीशन में हम ब्लैंकेट उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अदर थिंग इज डस्टर विथ लॉन्ड्री। जब आप बेड मेकिंग करने जाते हो तो डस्टर विथ लॉन्ड्री बैग इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है कि बेड मेकिंग करने के पहले आप जो भी डस्टिंग करना चाहते हैं, जो भी क्लीनिंग करना चाहते हैं, वो कर सकें। एंड जो भी आप वहां से अगर आप अनऑक्यूपाइड बेड ऑक्यूपाइड बेड अगर आप वो कर रहे हो, ठीक है, पहले से ऑक्यूपाइड था किसी पेशेंट के द्वारा, देन आप बेड मेकिंग कर रहे हो, आप उसको क्लीन कर रहे हो, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सॉइल्ड मटेरियल निकलेगा, कोई ना कोई सॉइल्ड लिनन निकलेगा, तो आप उसको लॉन्ड्री बैग में रख सकें, आप सेग्रीगेट करके प्रॉपरली उसको डिस्पोजल के लिए रख सकें अगर डिस्पोजेबल है तो, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए डस्टर और लॉन्ड्री बैग नेसेसरी है। बाकी सारी इक्विपमेंट आपके आपके जो भी बेड मेकिंग के प्रोसेस है उसमें यूज होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे बेड मेकिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। मतलब लाइक अगर जब जैसे हम बेड मेकिंग कर रहे हो तो उसके पर्पसेस हमने जान लिए, ठीक है, कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। बट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें अपने कह सकते हो अपने टर्म्स पर हमें रखने होते हैं या हमें यूज करने होते हैं, ताकि जो हमारी बेड मेकिंग है वो अप्रोप्रिएट रहे, और जो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बेड मेकिंग कर रहे हैं तो वो उसके लिए आप कह सकते हो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसमें हम अपनी सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, उसके पेशेंट के कंफर्ट के, इन सारी चीजों को हम कह सकते हो आप टर्म्स पर रखते हो। तो प्रिंसिपल्स में हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास है कि यूनिफॉर्म शुड नॉट टच द बेड व्हाइल मेकिंग बेड मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि जब आप बेड मेकिंग करते हो तो आपकी जो यूनिफॉर्म है जो आपने पहन रखी है, या आपने जो भी यूज आपके लाइक एप्रन हो गया, आपका लैब कोट हो गया, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर आप पीपी भी होता है कुछ लोग की प्रॉपर लाइक अगर आप आइसोलेशन वार्ड्स में बेड मेकिंग कर रहे हो तो आप पीपी का इस्तेमाल करते हो, तो आपने जो भी वेयर कर रखा है, तो जब आप बेड मेकिंग कर रहे हो तो वो सारी चीजें आपके यूनिफॉर्म से टच नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आप रोक सको। जो भी बेड से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है, जो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो उसको आप कह सकते हो ब्रेक करने के लिए हम ऐसा प्रिंसिपल स्टैब्लिश करते हैं ताकि हमें ना इन्फेक्शन हो उस बेड से, जो भी वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो यूनिफॉर्म क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए आपके जो भी बेड मेकिंग या जो भी लिनन है बेड मेकिंग करते वक्त उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल्ड लिनन शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द फ्लोर। जो भी सॉइल्ड लिनन है, सॉइल्ड लिनन या आप वैसे भी जो भी आपके क्लीन लिनन आप लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लोर पे रख दो। अगर आप क्लीन लिनन लेके गए हो और आप फ्लोर पे रख दोगे तो ऑफकोर्स वो प्रॉपर क्लीन नहीं रहेंगे, ठीक है। वो उनका डिसइंफेक्शन का जो एक था ना, एक कह सकते हो क्राइटेरिया था, एक आप कह सकते हो एक प्रॉपर्टी थी, वो फिर वो नहीं प्रेजेंट नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो वो आपको देखना है। दूसरी चीज जो सॉइल्ड लिनन है, जो भी आप बेड से निकाल रहे हो, ठीक है, जो गंदी लिनन है, आपके बेड शीट्स हो गए, आपके ब्लैंकेट्स हो गए, ठीक है, आपके जो भी ड्रॉ शीट्स हो गए, इन सारी चीजों को तो आपको डायरेक्टली वो फ्लोर पे नहीं रखना है। उससे क्या होगा
कि अगर आप फ्लोर पर रखते तो पहली चीज आपका फ्लोर अगर लाइक क्लीन पहले था तो अभी वो गंदा हो गया। सॉइल लिनन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होता है, डेब्रिस होता है, तो हो सकता है वो भी फ्लोर पे आ जाए। ठीक है, तो वो डेब्री को ये सारी चीजें जो भी है अगर आप रखते हो जमीन पर तो आपकी फ्लोर भी गंदी होगी, प्लस जो सॉइल लिनन है वो कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड अदर देन अगर सॉइल लिनन में कोई भी डेब्री होती है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो फ्लोर पे आएगा तो फिर आपको उसको अलग से क्लीन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सॉइल लिनन डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखना है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ प्रिकॉशन वाइल, यहाँ पे होता है कि टेक सेल्फ प्रिकॉशन वाइल बेड मेकिंग। जैसे आप एग्जांपल टकिंग, फोल्डिंग, आपका जो भी आप बेड मेकिंग कर रहे हो प्रोसेस जो भी है उसमें आपको सेल्फ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। लाइक जब भी आप टक कर रहे हो, ठीक है, आप बेडशीट अगर आप मैट्रेस के नीचे टक कर रहे हो, ठीक है, उसको फोल्ड कर रहे हो बेडशीट्स को, तो वहां पे प्रिकॉशंस देखना ना। जैसे आप फोल्ड कर रहे हो बेडशीट्स तो आपका होता है कि यूनिफॉर्म से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप टकिंग कर रहे हो तो आपके पाम्स, आपके नील्स पे हो सकता है लग जाए बेड के थ्रू, क्योंकि ऑफ कोर्स बेड हार्ड मटेरियल से ही बने होते हैं। आपके फर्नीचर्स हो सकते हैं, आपके मेटल बेड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के बेड हैं, तो उनसे उसकी वजह से आपको इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे है कि चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बेड मेकिंग आप जैसे कर रहे हो, आप फिनिशिंग आप कर रहे हो, आप क्रीसेस हटा रहे हो, ठीक है, किसी भी काइंड ऑफ रिंगल्स, जो भी इस पे रिंकल्स पड़ रहे हो आप वो क्लीन कर रहे हो, कोई डेब्री है आपके हाथ में लग सकती है, या अगर आप जैसे पहले से ऑक्यूपाइड बेड है ठीक है, अब आप उसको क्लीन करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आओगे तो भी हो सकता है कोई डेब्री हो, कोई निडल हो, कोई ग्लास मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है जो आपको इंजरी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि अपने सेल्फ प्रिकॉशन चीजों को मेंटेन करके रखना है कि आप वो स्टेप्स ले ताकि आपको इंजरी, कोई भी हार्म ना हो। देन नेक्स्ट इज एश्योर क्लीनिनेस एंड हाइजीन। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एश्योर करिए कि आप क्लीनिनेस और हाइजीन के साथ करें। ठीक है, अगर आप बेड मेकिंग करने गए हो तो आप पहले क्लीनिंग करिए, या अगर आप कुछ मीन्स लाइक अगर ऑक्यूपाइड बेड का कर रहे हो तो पहले आप उन चीजों को प्रॉपरली जो भी मेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिमूव करिए, देन क्लीन करिए, एंड देन आप अपना न्यू बेड मेकिंग करिए। एंड अगर आप न्यू बेड मेकिंग कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्लीन सरफेस पे बेड मेकिंग कर रहे हो, आप पहले चीजों को क्लीन कर लीजिए एंड देन बेड मेकिंग करिए। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल, सेग्रीगेशन एंड डिसइंफेक्शन। प्रॉपर डिस्पोजल में क्या है कि आपका लाइक आप जैसे ऑक्यूपाइड बेड का आप कर रहे हो बेड मेकिंग, ठीक है, तो उसको आप रिमूव करोगे सॉइल लिनेंस को, ठीक है, तो वहां पे क्या है प्रॉपर डिस्पोजल। लाइक अगर हो सकता है उसमें जैसे आपके डिस्पोजेबल मैकेंटोश हैं, आपके डिस्पोजेबल टॉप शीट्स हैं, आपके डिस्पोजेबल अदर जो भी मटेरियल्स हैं, तो अगर डिस्पोजेबल है तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज करिए एज पर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या है, जैसे आपका सॉइल्ड अलग आपका जाता है, ठीक है, लिनन मटेरियल अलग, जो अनसॉइल्ड नहीं होते हैं, जो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ गंदे हैं, तो उनको प्रॉपरली सेग्रीगेट करिए उनको, और फिर डिस्पोजेबल को डिस्पोज करिए, और जो लॉन्ड्री बेसिस पे हैं, ठीक है, उनको अलग से आप रखिए ताकि वो लॉन्ड्री जाए और वहां पे आपका डिसइंफेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो, मीन्स आपका क्लीननेस पूरा मेंटेन रहे। देन डू नॉट शेक लिनन इन एयर। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उठा के चादर झाड़ दिया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप बेड मेकिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी लिनन, वॉट एवर द लिनन इज, ब्लैंकेट हो सकता है, पिलो हो सकता है, बेडशीट हो सकता है, मैकिंटोश, ब्रॉशीट, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको डायरेक्टली एयर में नहीं शेक करना है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई डेब्री हो, ठीक है, वो गिर सकती है, ठीक है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। देन यूनिट में प्रेजेंट अदर पेशेंट होगा, हो सकता है अगर वो रिस्पायरेटरी के पेशेंट हैं, ठीक है, कंडीशन रिस्पायरेटरी इलनेस के पेशेंट है तो भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या अदर जो वैसे नॉर्मल क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग। अब बेड मेकिंग जैसे हमने कहा ना कि क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेन करना, इसलिए आपको बेड मेकिंग के पहले प्रॉपरली वो अपने हैंड्स वॉश करने हैं, ठीक है, आपको ग्लव्स का यूज करना है, एंड देन आफ्टर बेड मेकिंग का भी प्रोसेस है कि आप हैंड्स अपने वॉश करिए। क्यों? क्योंकि आप जब ऑक्यूपाइड बेड कर रहे हो, या जैसे आप क्लीनिंग कर रहे हो, बेड की क्लीनिंग करके या बेड मेकिंग करोगे तो वहां पे आपके हाथ ऑफ कोर्स गंदे होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। ऑलवेज यूज क्लीन लिनन्स, डू नॉट रीयूज द सॉइल विदाउट डिसइंफेक्शन। इसमें क्या है कि हमेशा आपको क्लीन लिनन्स का इस्तेमाल करना है जो डिसइंफेक्ट होके आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको साफ दिख रहे हैं आपने लगा दी, ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपरली होता है ना कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट से डिसइंफेक्ट होके लिनन्स आए, प्लीज उनका ही इस्तेमाल करिए, वरना
इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं पे आपका जो HAI मींस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें क्या कहते हैं, जर्मनी में आपके होते हैं ना कि ये सारी चीजें आपके एक्सरेट होती हैं। एंड देन डू नॉट रीयूज द सॉइल विदाउट डिसइंफेक्शन। आपको जैसे आपने सॉइल निकाला है तो आपको उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है, उसको डिसइंफेक्शन के लिए भेजना है, उसको आपको रीयूज नहीं करना है क्योंकि वो सॉइल्ड है पहले से ही कि हाँ अभी अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी ऑक्यूपाइड बेड का निकाल दिया क्योंकि वहाँ पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, एंड देन यू जस्ट गिव टू अदर पेशेंट। ये सारी चीजें नहीं करना, ये सारे आपके कह सकते हो कोड ऑफ एथिक्स में है ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप बेड मेकिंग जब करें तो प्रिंसिपल्स ध्यान में रखें। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। अब जैसे हम बेड मेकिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, तो बेड मेकिंग कितने टाइप की होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप है। पहले तो एक होता है आपका रूटीन बेड मेकिंग एंड देन आपका स्पेशल बेड मेकिंग। मतलब रूटीन वाले में जो भी बेड्स होते हैं वो आपके रूटीनली आपके यूज हो रहे हैं, मतलब यूनिट में आपका जो भी पेशेंट एडमिट है या एडमिट होने वाला है वहां पे दो टाइप के बेड प्रेजेंस होते हैं। एक होता है ऑक्यूपाइड बेड, मतलब वहां पेशेंट प्रेजेंट है उस बेड पर, आप तब बेड मेकिंग, ऑफ कोर्स जब पेशेंट प्रेजेंट है तब भी आपको बेड मेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि डेली आपका जो भी है एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी डेली आप 2 days या विद इन क्या बोलते हैं आपके 24 आवर्स 72 आवर्स, इन सारे ऐसे हॉस्पिटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बेड मेकिंग होती है, वहां पे आपको करनी पड़ेगी। तो ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें पेशेंट प्रेजेंट है, अनऑक्यूपाइड जिसमें मतलब पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, आप न्यू एडमिशन लेने के लिए आप मींस कह सकते हो ना, जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है वो बेड खाली है, देन आप वहां पे अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग करते हो ताकि कोई नया पेशेंट आके इसको ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो ये आपके रूटीन बेड्स में है। देन स्पेशल बेड्स वो होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन पर आप क्रिएट करते हो या आप कह सकते हो प्रिपेयर करते हो, ठीक है, बेड मेकिंग करते हो। स्पेशल बेड्स वो होते हैं जो पेशेंट कंडीशन लाइक आपके अलग अलग डिजीज कंडीशंस होती हैं तो उनके हिसाब से बेड मेकिंग करते हो और उनके हिसाब से बेड की पोजीशनिंग भी की जाती है। तो इसमें आपका आता है कार्डियक बेड, जो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का जो भी बेड है उसके अकॉर्डिंग बेड मेकिंग करते हैं। देन आपका ऑर्थोपेडिक हो गया, ठीक है। ऑर्थोपेडिक मींस जो फ्रैक्चर्ड पेशेंट होते हैं या और आपके ऑर्थोपेडिक डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनके लिए करते हैं। देन एडमिशन बेड में आपका बहुत सारा प्रोसीजर हो सकता है, आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर हो, आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो, आपका एग्जामिनेशन प्रोसीजर हो, बहुत सारे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बेड मेकिंग करते हो। एंड देन आपका एम्प्यूटेशन में क्या है कि आप पेशेंट लाइक जो भी ऐसे कंडीशंस कभी कभी क्रिएट हो जाती है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है जिसमें एम्प्यूटेशन नेसेसरी हो जाता है, तो वहां पे एम्प्यूटेशन बेड क्रिएट किया जाता है। तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्पेशल बेड्स क्रिएट करते हैं। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका लेबर रूम में टाइप उसमें भी अलग होता है, ठीक है, फॉर आपका डिलीवरी, ठीक है, तो वहां पे भी अलग स्पेशल बेड आपका क्रिएट किया जाता है फॉर दैट इन लेबर रूम। तो ये सारी चीजों को एक होता है ना कि इसमें स्टेरलाइज बेड का लाइक होता है ना कि हर चीज स्टेरलाइज होनी चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनके बारे में हम ब्रीफली अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ बेड में हम डिस्कस करेंगे पहला आपके रूटीन बेड्स के बारे में, ठीक है। तो रूटीन बेड्स में हमारे पास दो आते हैं जो कि आपके हैं ऑक्यूपाइड बेड एंड अनऑक्यूपाइड बेड। तो ऑक्यूपाइड बेड आपके पास जो होता है उसको आप डिस्क्राइब करते हो ऐसे कि जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं पहले से बेड पर, ठीक है, ऑक्यूपाई मींस कहते हैं ना पहले से आपके पेशेंट एडमिट है उस बेड पर और आप उसको डेली केयर प्रोवाइड कर रहे हो, डेली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो और डेली बेड मेकिंग कर रहे हो, ठीक है, दैट इज ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड मतलब क्या है कि पेशेंट पहले से ही बेड पर प्रेजेंट है, ठीक है, आप उस बेड की बेड मेकिंग करते हो, दैट इज ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड बेड में क्या होता है कि क्लीन, कंफर्ट एंड एप्रोप्रिएट बेड आप बनाते हो जिसमें पेशेंट पहले से ही ऑक्यूपाइंग द बेड एंड मतलब कह सकते हो बेड को पहले से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है या फिर पहले से बेड पर प्रेजेंट है, मतलब आप उस बेड की मेकिंग कर रहे हो जिसमें पेशेंट पहले से एडमिट है जिस बेड पर, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड बेड में आप क्या सबसे देखते हो, क्लीनिनेस, कंफर्ट एंड एप्रोप्रिएट, जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट बेड आप बना रहे हो, दैट इज ऑक्यूपाइड बेड, आप बेड मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। इसमें होता है कि टू मेंटेन क्लीन एंड कंफर्ट बेड फॉर पेशेंट, मतलब आप एक क्लीन
ताकि अब जैसे होता है ना कि डेली जैसे पेशेंट प्रेजेंट है तो हम डेली या हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स के अकॉर्डिंग आप बेड मेकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप लिनेंस चेंज कर रहे हो और एक प्रॉपर ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग आप वहां पे करते हो पेशेंट के प्रेजेंस में। वहां पे आप क्या देखते हो, क्लीनिनेस एंड कंफर्ट फॉर पेशेंट, ठीक है, ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई बेड सोर ना हो, कोई अदर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ना हो और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे, क्लीनिनेस मेंटेन रहे, ठीक है। देन आपका आता है क्लोज बेड या अनऑक्यूपाइड बेड। ये वो बेड होते हैं जो जब पेशेंट शिफ्ट हो जाता है बेड से, जो बेड पेशेंट को प्रोवाइड किया गया था वहां से पेशेंट अब ट्रांसफर हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है या डिस्चार्ज ले चुका है, नाउ वो जो बेड है वो फ्री है, ठीक है। तो वहां पे जो आप बेड मेकिंग करते हो मींस वो अनऑक्यूपाइड है, अब उस पे कोई पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे आप एक क्लोज बेड मेकिंग करते हो, मतलब ऐसी बेड मेकिंग जिसमें पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको आप एम्प्टी बेड भी बोलते हो, ठीक है। तो एम्प्टी बेड अरेंज एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, मतलब एक ऐसी बेड मेकिंग जिसमें बेड वो है जो है एम्प्टी मतलब पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसकी बेड मेकिंग प्रॉपरली करते हो और ऐसे करते हो ताकि वो किसी भी डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे, ताकि आप न्यू एडमिशन जब आप लो तो पेशेंट के लिए वो प्रॉपरली कह सकते हो क्लीन एंड कंफर्टेबल स्टेट में प्रेजेंट रहे पेशेंट के लिए, ठीक है। ये आप कब करते हो, अरेंजमेंट इज डन टू बी रेडी फॉर न्यू एडमिशन ऑफ दी पेशेंट, आप कह सकते हो जब पेशेंट का नया एडमिशन होगा तो उसके लिए आप पहले से एक होता ना कि बेड आपने रेडी करके रखा हुआ था, तो वहां पे जो आप बेड मेकिंग कर रहे हो वो है अनऑक्यूपाइड या फिर क्लोज बेड मेकिंग, ठीक है। और पेशेंट अगर पहले से प्रेजेंट है तो वो कौन सी बेड मेकिंग है, वो है आपकी ऑक्यूपाइड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमने पढ़े थे दो टाइप्स के, एक रूटीन जो हमने बात कर लिए हैं, नाउ हम डिस्कस करेंगे स्पेशल बेड। अच्छा, तो स्पेशल बेड में हमने 4 टाइप पढ़े थे जो कि आपके थे कार्डियक, ऑर्थोपेडिक, एडमिशन एंड एम्पुटेशन, उसमें आप एक और ऐड कर लीजिए जो कि होता है आपका ऑपरेटिव बेड यानी सर्जिकल बेड। जैसे हमने बात की थी प्रेगनेंसी के टाइम या फिर जो भी सर्जरीज होती हैं उसके लिए जो आप बेड प्रिपेयर करते हो, जो बेड मेकिंग करते हो, वो होता है आपका ऑपरेटिव बेड, इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटिव बेड। तो ऑपरेटिव बेड वो बेड होते हैं जो पोस्ट ऑप लाइक होता है ना कि पोस्ट ऑप, इसको आप पोस्ट ऑपरेटिव बेड भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। इसमें क्या है कि जब कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन पेशेंट पर हो रहा है या फिर आप कह सकते हो कोई भी सर्जरी परफॉर्म हुई हो आपका जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट जैसे ही आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो उसको एक बेड पर शिफ्ट किया जाता है। तो ऑफकोर्स पेशेंट की अभी सर्जरी हुई, हो सकता है उसको एनेस्थीसिया लगा हो सकता है उसका जो भी सर्जरी हो, लाइक कार्डियक सर्जरी हो सकती है, ब्रेन सर्जरी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर सर्जरी हो सकती है, कोई भी टाइप की सर्जरी है, इवन आपके प्रेगनेंसी भी मीन्स आपका जो भी डिलीवरी है आफ्टर लेबर, ठीक है, डिलीवर होने के बाद वो भी एक सर्जिकल इंटरवेंशन में ही आपका इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये इनके बाद जब पेशेंट को आप शिफ्ट करते हो तो ऑफ कोर्स आपको एक स्पेशल बेड क्रिएट करना पड़ता है या फिर आप कह सकते हो प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी आ रही है आफ्टर सर्जरी तो आप उसको डील कर पाओ, ठीक है। वहां पे आफ्टर सर्जरी पेशेंट इतना केपेबल नहीं होता है कि वो अपनी नीड्स को या फिर अपनी केयर को वो आप क्या कह सकते हो अपनी केयर को देख सके, अपनी नीड्स को देख सके, तो वो सारी चीजें आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में होती है। तो उसके लिए आप एक स्पेशल बेड प्रिपेयर करते हो जो कि होती है आपकी पोस्ट ऑपरेटिव बेड या फिर आप कह सकते हो ऑपरेटिव बेड, ठीक है। तो डन फॉर पेशेंट्स हु आर अंडर सर्जिकल प्रोसीजर्स, मतलब जो भी पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंडर गॉन थ्रू हो चुके हैं, अब उनको आप जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाओगे, शिफ्ट करोगे बेड पर, तो उस बेड को जो आप प्रिपेयर करते हो, जो वहां पे बेड मेकिंग आप करते हो, वो होती है आपकी पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी बेड होता है उसको जो अरेंज करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है अदर देन आपके ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड बेड से, ठीक है। इसमें आपका फोकस किया जाता है बेड मेकिंग में कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अप्रोप्रिएटली हो रही हो, कोई कंडीशन जैसे आफ्टर सर्जरी में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट रहता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके वाइटल्स मेंटेन रहे, कोई बेसिक नीड अगर उसकी है तो वो अकम्प्लिश होती रहो, जो भी मेडिकेशन है प्रॉपर, ठीक है, वो एडमिनिस्टर होती रहे, ठीक है। अगर पेशेंट अंडरगॉन एनेस्थीसिया के थ्रू हुआ है सर्जरी तो एनेस्थीसिया आपका होता है ना, रिलीव होने में एक टाइम लगता है एनेस्थीसिया को, ठीक है। तो उसके लिए पेशेंट का आपको देखभाल करना, केयर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखते हो, तो मीन्स वही है कि आप रिकवरी में
ध्यान रखते हो कि प्रोसीजर्स के थ्रू लाइक जो भी आपके वाइटल्स हैं ये सारी चीज नॉर्मलाइज है, मेंटेन है, आप मॉनिटर करते हो। एंड मेनली आपका सर्जरी में एनेस्थीसिया है जिसको आप मॉनिटर करते हो कि हाँ पेशेंट नॉर्मलाइज हो रहा है या नहीं है, ये सारी चीजें आप देखते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक बेड के बारे में। तो कार्डियक बेड एक आप कह सकते हो ऐसा बेड है जिसमें पेशेंट जो कह सकते हो जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन है, आपका जो भी कार्डियक डिजीज कंडीशन की वजह से पेशेंट है आपके पास, लाइक आपके कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक आपके कार्डियक से रिलेटेड बहुत लोगों के मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह लाइक होता है ना, इम्प्लांट्स हो रहे हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, तो कार्डियक से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे जब आप पेशेंट को कह सकते हो केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आपके शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को एडमिट किया है आपने, ठीक है, तो वहां पे आप पेशेंट को एक बेड मींस कह सकते हो एक टाइप ऑफ स्पेशल बेड आप प्रोवाइड करते हो, वो होता है आपका कार्डियक बेड, ताकि पेशेंट को अपने जो भी कंडीशन लाइक जो भी इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन है उससे उसको रिलीफ मिल सके, उसमें वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, तो वो होता है आपका कार्डियक बेड। कार्डियक बेड में जो मेन चीज रिक्वायर होती है, जो मीन्स के रिफ्लेक्ट करती है कि वो कार्डियक बेड है, वो होता है आपका कार्डियक टेबल, ठीक है। नॉर्मली आपका बेड बाकी बेडों की तरह होता है, बस उसमें दो चीजें डिफर करती हैं। पहला कि वहां पे कार्डियक बेड नेसेसरी होता है, ठीक है, आपका कह सकते हो कि कार्डियक बेड आपकी जो पोजीशनिंग दी जाती है, जो आपकी फाउलर पोजीशनिंग दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होता है, ताकि पेशेंट अपने आर्म्स को रेस्ट कर सके उस पर, या ठीक है अपनी सीटिंग पोजीशन जो फाउलर पोजीशन आप क्रिएट करते हो उसको मेंटेन करके रखें। दूसरा जो कार्डियक बेड में आपका होता है मेन, वो होता है कि जो बेड का आपका हेड रेस्ट होता है, ठीक है, हेड साइड का जो पार्ट होता है उसको एलिवेट करके पेशेंट के सीटिंग पोजीशन के लिए बनाया जाता है। लाइक आपका जो बेड होता है उसका जो हेड पार्ट होता है उसको फाउलर पोजीशन पे मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि पेशेंट अपना सीटिंग पोजीशन मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्डियक बेड। तो कार्डियक बेड में क्या है कि रिक्वायर करता है आपका एडिशन ऑफ कार्डियक टेबल, हेल्प पेशेंट टू मेंटेन सीटिंग पोजीशन, मतलब फाउलर पोजीशन, जो आप अभी पोजीशंस पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, ठीक है। कार्डियक मींस पेशेंट्स को फाउलर पोजीशन दी जाती है, अलग अलग टाइप्स में होती है, सेमी फाउलर, हाई फाउलर एंड आपके लो फाउलर में, ठीक है, तो उसमें देते हैं ताकि पेशेंट का जो भी कंफर्ट है वो एनहांस हो। अगर लाइक आप नॉर्मली आपको बैठने के लिए कहा जाए तो आप कितनी देर बैठोगे, आप हो सकता है मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ पाओगे, लेकिन ठीक है, लेकिन कार्डियक पेशेंट को तो आपको प्रॉपर एक पोजीशनिंग देती है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो वो नहीं कर सकते ना, उनका कंफर्ट जो है डिस्टर्ब होगा, इसीलिए आप ये बेड प्रोवाइड करते हैं, ऐसी बेड मेकिंग करते हैं जिसमें पेशेंट कंफर्टेबली अपने आप को पीछे सपोर्ट दे सके, एंड टेबल आप देते हो ताकि वो पोजीशन मेंटेन रहे, ठीक है। गिवन टू पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड डिस्निया पेशेंट, अच्छा हाँ, जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनको भी ये कार्डियक बेड आप प्रोवाइड करते हो ताकि उनकी ब्रीदिंग जो है वो इजीली फैसिलिटेट होती रहे, ठीक है, उनको आप सिटिंग पोजीशन देते हो तो वो आप कार्डियक बेड में ही अप्लाई करते हो। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्थोपेडिक बेड। ऑर्थोपेडिक बेड वो होते हैं जो फ्रैक्चर से रिलेटेड, जो भी पेशेंट फ्रैक्चर के मींस कंडीशन के उसमें एडमिट है, या हो सकता है उनका कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है जो कि आपके ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, तो उसमें आप ऑर्थोपेडिक बेड प्रोवाइड करते हो उसमें। गिवन टू पेशेंट विद फ्रैक्चर्स ऑफ ट्रंक मेनली एंड एक्सट्रीमिटीज, जो आपके एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक के जो भी फ्रैक्चर्स हैं उसमें, या कोई आपके इंटरवेंशन लाइक बहुत लोग का रिप्लेसमेंट होता है, लाइक हिप नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, आपका ये नी रिप्लेसमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें आपका कार्डियक बेड प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सको फ्रैक्चर्ड पार्ट को, या जो भी आप स्पेसिफिक पार्ट है जिसका भी इंटरवेंशन हुआ है उसको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सको। हो सकता है ना, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जो फ्रैक्चर्स बेड होंगे उसमें कई अलग अलग तरह के ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कंफर्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट हो उसको आप प्रॉपरली एक स्टेबल पोजीशन पे रख सको, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, इस वजह से ये अलग से बेड क्रिएट किया जाता है। प्रोवाइड्स हेल्प इन इमोबिलाइजिंग द बॉडी पार्ट। इमोबिलाइजिंग मतलब उसका मूवमेंट बिल्कुल रोक देना, ठीक है, उसकी मोबिलिटी को रोक देना, जो भी फ्रैक्चर पार्ट है या जो भी बॉडी पार्ट है उसकी, ताकि उसकी रिकवरी तेज हो सके। देन नेक्स्ट इज एडमिशन बेड। एडमिशन बेड को आप इमरजेंसी बेड भी कहते हो। ये वो बेड जो आप होती है, वो बेड मेकिंग आप करते हो जिसमें आप
कहते हैं ना कि एक इमरजेंसी बेड आप क्रिएट करते हो ताकि पेशेंट अगर कोई इमरजेंसी में आ रहा है तो आप उसको तुरंत एडमिट करके डील कर सको, ठीक है, आप उसको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सको। प्रिपेयर्ड फॉर एनी इमरजेंसी एडमिशंस। लास्ट आपका आता है एम्प्यूटेशन बेड। एम्प्यूटेशन बेड को हम स्टंप बेड भी कहते हैं एंड डिवाइडेड बेड भी कहते हैं। अब एम्प्यूटेशन जैसे आप जानते हैं, एम्प्यूटेशन मींस एम्प्यूटेट करना, किसी भी बॉडी पार्ट को एम्प्यूटेट करना। तो नॉर्मली हमारा जो भी बेड का अगर रिक्वायरमेंट हो तो लोअर लिम्ब जब एम्प्यूटेट करते हैं तभी होता है मेजरली। एंड अदर आपके जैसे अदर एक्सट्रीमिटीज में अगर एम्प्यूटेशन लाइक आपके हैंड्स में अगर हो रहा है, अपर लिम्स में हो रहा है, तो उतना बेड का कोई रोल नहीं है, फिर भी एम्प्यूटेशन बेड आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एम्प्यूटेशन बेड या बेड मेकिंग में आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि जो बेड होता है वो लोअर लिम्ब के मेजरली लोअर लिम्ब के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो बेड होता है वो आपके लोअर लिम्ब साइड मींस आपके जो फुट एंड साइड होता है वो एक थोड़ा सा हाई होता है। लाइक जो आपका बेड होता है तो हेड एंड आपका ये है और फुट एंड ये है, ठीक है, ये हेड एंड है, ये फुट एंड है। तो ये बेड थोड़ा सा आपका फुट एंड साइड हाई होता है ताकि जो एम्प्यूटेटेड साइड है लाइक आपका लोअर लिम्ब जो एम्प्यूटेट है उसको आप एलिवेट करके रखें ताकि किसी भी टाइप की हेमोरेज, अगर कोई हेमोरेज होने के चांसेस हैं, कोई भी जर्क होने के चांसेस हैं, कोई भी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं तो वो ना हो। और आप इजीली अगर वो पार्ट आप कह सकते हो अगर एलिवेटेड है तो आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आप जो आपको ऑब्जर्व करना है चीजें लाइक हेमोरेज हो गया, आपका जर्जिंग हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आप वो चीजें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो एम्प्यूटेशन बेड का यही रोल है कि आफ्टर एम्प्यूटेशन ऑफ लोअर लिम्ब इट इज नेसेसरी टू कीप द स्टंप। स्टंप मतलब आपका रिमेनिंग बॉडी पार्ट, ठीक है, जो भी आप लाइक जो एम्प्यूटेट हो चुका है तो उसको तो आप अलग वो कर देते हैं, जो आपकी बॉडी पार्ट नाउ अब है फिजिकल बॉडी पार्ट उसको उस एरिया जो जहां से एम्प्यूटेट किया गया, लाइक अगर आप का लिम्ब एम्प्यूटेट कर रहे हैं लोअर लिम्ब, तो जो आप रिमेनिंग बॉडी पार्ट है अगर नी से कर रहे हैं तो आपके अपर थाइस, अब वो स्टंप है उसको स्टंप बोलते हैं, ठीक है। तो स्टंप को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, टू कीप द स्टंप एलिवेटेड एंड विजिबल मींस ऑब्जर्वेशन के लिए हम बेड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। देन फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर एनी हेमोरेज और जर्किंग ये सारी चीजें हम बताते हैं। ऑब्जर्वेशन में मेनली हेमोरेज देखते हैं, जर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो एम्प्यूटेशन बेड में क्या होता है कि जो आपका एम्प्यूटेट हो चुका है, ठीक है, नाउ रिमेनिंग आपका जो स्टंप है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए आपका जो भी बेड एंड होगा, फुट एंड होगा, मेनली लोअर लिम्ब की वजह से होता है, तो फुट एंड को एलिवेट करके रखते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन ईज हो और आपका जो भी पार्ट है वो एलिवेटेड। ये ऑल ओवर आपके थे बेड मेकिंग के टाइप्स, ठीक है।